हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी होम पर। दोस्तों, एनसीईआरटी हिस्ट्री नोट्स के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 के सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 2, इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। दोस्तों, इससे पहले हम चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट नोट्स का वीडियो बना चुके हैं। आप हमारे चैनल स्टडी होम की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 2, इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। सबसे पहले डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण घटनाएं और तथ्यों को। नंबर 1, औपचारिक रूप से वियतनाम को 1945 में स्वतंत्रता मिली। नंबर 2, इंडो चाइना 3 देशों से मिलकर बना है, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। तीसरा फैक्ट है 1858 में फ्रांस ने पहली बार वियतनाम में प्रवेश किया और धीरे धीरे उसने पूरे वियतनाम पर कब्जा कर लिया। अगला फैक्ट है 1887 ईस्वी में फ्रेंच इंडो चाइना का गठन किया गया। पांचवा है फ्रांसीसी शिक्षा देकर अपनी सभ्यता के रंग में रंगना चाहते थे। 1907 में टोकन फ्री स्कूल खोला गया। विज्ञान, स्वच्छता व फ्रांसीसी भाषा की कथाएं शामिल थीं जिसमें। सातवां है 1926 में साइगोन नेटिव गर्ल्स स्कूल में आंदोलन, विवाद का कारण कतार में बैठने के लिए कहना। आठवां है 1903 हनोई में ब्यूबोनिक प्लेग की महामारी फैल गई, चूहों को पकड़ने की मुहिम शुरू हो गई। अगला है होवा आंदोलन 1939। इस आंदोलन के संस्थापक हुन्नहु फू सो थे। वह जादू टोना करते व गरीबों की मदद करते थे। फ्रांसीसी सरकार ने इन्हें पागल घोषित कर दिया। उन्हें पागल कहकर बुलाया जाता था। 10वां है 1854 ईस्वी। फ्रांसीसियों की पराजय के बाद जिनेवा में चली शांति वार्ता में वियतनामियों को देश का विभाजन मानने को बाध्य कर दिया गया। उत्तर और दक्षिणी वियतनाम 2 अलग अलग राज्य बन गए। अगला फैक्ट है 1974 में पेरिस में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अमेरिका के साथ टकराव की समाप्ति हुई। और 1975 ईस्वी में NLF द्वारा राष्ट्रपति महल पर कब्जा व वियतनाम के दोनों राष्ट्रों को मिलाकर एक राष्ट्र की स्थापना कर दी गई। अब आती है महत्वपूर्ण शब्दावली। इसमें पहला है औपनिवेशिक व्यवस्था। वह व्यवस्था जिसमें कोई देश किसी दूसरे देश पर कब्जा करके उसका आर्थिक और राजनीतिक शोषण करे, औपनिवेशिक व्यवस्था कहलाती है। दूसरा है समन्वयवाद। एक ऐसा विश्वास जिसमें विभिन्नताओं की बजाय समानता पर ध्यान देते हुए अलग अलग मान्यताओं और आचारों को एक दूसरे के साथ लाने का प्रयास किया जाता है, समन्वयवाद कहलाता है। नंबर 3 है यातना शिविर। एक प्रकार की जेल जिसमें कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ही लोगों को कैद में डाल दिया जाता है व उन्हें कठोर यातनाएं दी जाती हैं। अगला है गणतंत्र। जनता की सहमति और जनप्रतिनिधित्व पर आधारित शासन व्यवस्था गणतंत्र कहलाती है। अगला है साम्यवाद एक राजनीतिक आंदोलन जो एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था पर विश्वास करता है जिसमें राज्य जनता की ओर से सभी उत्पादन साधनों पर नियंत्रण रखता है। इसका उद्देश्य समाज में सभी को समान अधिकार देना है। अगला है नापाम। अमेरिका में विकसित किया गया एक ऐसा ऑर्गेनिक रसायन जो धीरे धीरे जलता है और मानव त्वचा जैसी किसी भी सतह के संपर्क में आने पर उससे चिपक जाता है व जलता रहता है, नापाम। स्कॉलर्स रिवोल्ट
एक आंदोलन जो 1868 में फ्रांसीसी कब्जे और ईसाई धर्म के प्रसार के खिलाफ प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन की बागडोर शाही दरबार के अफसरों के हाथ में थी। और आगे आते हैं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। सबसे पहला है फान चू तिन। ये कौन थे? वियतनाम के एक राष्ट्रवादी नेता थे जो राजतंत्र के कट्टर विरोधी थे। वे फ्रांसीसियों को देश से निकालने के लिए शाही दरबार अथवा राजा की सहायता लेने के पक्ष में नहीं थे। दूसरा है हुएन फूसो। वे होआ होआ आंदोलन के संस्थापक थे जो 1939 में वियतनाम में प्रारंभ हुआ। वह गरीबों की सहायता करते व जादू टोना करते थे। तीसरा है फान बोई चाउ। वियतनाम के महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी थे। 1903 में उन्होंने रिवोल्यूशनरी सोसाइटी दुई वान हुई नामक एक पार्टी का गठन किया था। अगला है कन्फ्यूशियस। ये एक चीनी विचारक थे। उन्होंने सदाचार, व्यवहार, बुद्धि और उचित सामाजिक संबंधों को आधार बनाते हुए एक दार्शनिक व्यवस्था विकसित की थी। दोस्तों अब आते हैं एक अंक वाले प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है इंडो चाइना में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, इंडो चाइना में हैं 3 देश, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। संरचना। दूसरा क्वेश्चन है संरचनागत परियोजनाएं क्या होती हैं? ऐसी विशालतम परियोजनाएं जिनसे अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार किया जाता है संरचनागत परियोजनाएं कहलाती हैं। तीसरा क्वेश्चन है 1930 की महामंदी का वियतनाम पर क्या प्रभाव पड़ा? तो 1930 की महामंदी का प्रभाव पड़ा वियतनाम पर नंबर 1 रबर और चावल के दाम गिर गए। दूसरा किसानों पर कर्जा बढ़ने लगा। तीसरा बेरोजगारी में तेजी से वृद्धि हुई। चौथा क्वेश्चन है वियतनाम की लपलपाती चिंगारी किसे कहा जाता था और क्यों? तो इसका आंसर है न्हो अल और हा तिन प्रांतों को रेडिकल आंदोलन की चली आ रही एक लंबी परंपरा के कारण लपलपाती चिंगारी कहा जाता था। किसको कहा जाता था? न्हो अल और हा तिन प्रांतों को रेडिकल आंदोलन की चली आ रही एक लंबी परंपरा के कारण लपलपाती चिंगारी कहा जाता था। 5वां क्वेश्चन है एजेंट ऑरेंज क्या है? अमेरिकी सेनाओं ने वियतनाम पर इसका छिड़काव क्यों किया? तो इसका आंसर है 5वां एक ऐसा जहर जिसके छिड़काव से पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं, पौधे मर जाते हैं। जिन ड्रमों में से रखा जाता था उन पर ऑरेंज रंग की पट्टियां बनी होती थीं। इस जहर का छिड़काव इसलिए किया गया क्योंकि वे वियतनाम के जंगलों को नष्ट कर देना चाहते थे। 6वां क्वेश्चन है उपनिवेशों को क्यों स्थापित किया गया? इसका आंसर है साम्राज्यवादी देश की भलाई के लिए। 7वां है सन यात सेन कौन थे? ये एक चीन के महान नेता थे। सन यात सेन चीन के महान नेता थे। 8वां है कन्फ्यूशियस कौन था? तो कन्फ्यूशियस एक चीनी दार्शनिक थे। चीनी दार्शनिक। और 9वां क्वेश्चन है 1903 में हनोई के नवनिर्मित आधुनिक भाग में कौन सी महामारी फैली थी? तो इसका आंसर है ब्यूबोनिक प्लेग। ब्यूबोनिक प्लेग। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है ऐसा अनुबंध जिसके तहत मजदूरों को कोई अधिकार नहीं दिए जाते थे। शर्तों के अनुसार काम न कर पाने पर मालिक उनके खिलाफ मुकदमे दायर कर देते थे, उन्हें सजा देते व जेलों में डाल देते थे। दोस्तों अब आते हैं 3
और 5 अंक वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वियतनाम पर फ्रांसीसियों के कब्जे के बाद टकराव क्यों होने लगा, कारण लिखो। तो इसके क्या कारण थे वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, फ्रांसीसियों का दबाव सबसे ज़्यादा सैनिक व आर्थिक मामलों में था। दूसरा, उन्होंने वियतनामी संस्कृति को तहस नहस करने की कोशिश की। फ्रांसीसियों और उनके वर्चस्व का एहसास कराने वाली हर चीज़ के खिलाफ वियतनाम के लोगों ने विरोध किया और यहाँ से वियतनाम में राष्ट्रवाद के बीज पड़े। अगला क्वेश्चन है दूसरा, वियतनाम की संपदा का शोषण करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए फ्रांसीसियों द्वारा उठाए गए कदमों की व्याख्या करो। तो वो कदम थे, नंबर 1, फ्रांसीसियों ने मैकांग डेल्टा इलाके में खेती बढ़ाने के लिए नहर बनवाई और जल निकासी का प्रबंध कराया। दूसरा, हुई और संसार का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया। तीसरा क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों ने वियतनाम में संरचनात्मक परियोजनाओं का निर्माण क्यों और कैसे किया। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर है, वस्तुओं के आवागमन, फौजी टुकड़ियों की आवाजाही और पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण कायम करने के लिए विशाल रेल नेटवर्क का निर्माण, वियतनाम के उत्तरी व दक्षिणी भागों को जोड़ा गया, रेल लाइन के जरिए कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्ह के रास्ते से होते हुए वियतनाम को सियाम देश से जोड़ दिया गया, फ्रांसीसी व्यवसायियों द्वारा कारोबार में मुनाफा कमाने के लिए सरकार पर दबाव बनाया गया। चौथा क्वेश्चन है, वियतनाम के बंटवारे से पूरा देश युद्ध के मोर्चे में तब्दील होकर रह गया, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो इसका आंसर है, अपने ही लोगों और पर्यावरण की तबाही हुई, तख्तापलट में बायोडाई को गद्दी से हटाया गया, डीएम की अगुवाई में एक और निरंकुश शासन की स्थापना हुई, तानाशाही के खिलाफ एलएनएफ की स्थापना हुई, इसने हो ची मिन्ह के नेतृत्व वाली सरकार की सहायता से देश के एकीकरण के लिए आवाज़ उठाई। पांचवा क्वेश्चन है, उन संरचनात्मक परियोजनाओं का वर्णन कीजिए जिन्हें फ्रांसीसी उपनिवेशकों ने वियतनाम में विकसित किया। तो नंबर 1, वियतनाम के मैकांग डेल्टा इलाके में खेती बढ़ाने के लिए सबसे पहले नहरें बनवाईं और जल निकासी प्रबंध शुरू किया, सिंचाई व्यवस्था का विस्तार किया, कई नहरें व भूमिगत जल धाराएं बनाई गईं, लोगों को जबरन काम पर लगाने से चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई, वियतनाम चावल का दुनिया में 1931 तक तीसरा बड़ा निर्यातक बन चुका था। छठा क्वेश्चन है, उपनिवेशों का विकास करना क्यों जरूरी है, कारण लिखो। इसका आंसर है, उपनिवेशों का विकास गुलाम देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हुआ। विकास जरूरी है जिससे मुनाफा कमाया जा सकता है, जीवन स्तर बेहतर होगा, वे ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, बाजार फैलेगा तो फ्रांसीसी व्यापारियों को फायदा होगा। सातवां क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों की शिक्षा नीति का वर्णन करें, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल खोलने के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर है, फ्रांसीसियों की शिक्षा नीति के मुख्य बिंदु क्या हैं। मुख्य प्रश्न, शिक्षा किस हद तक दी जाए और किस भाषा में दी जाए, धनी वर्ग पर चीनी संस्कृति का गहरा प्रभाव, परंपरागत शिक्षा को तहस नहस किया, फ्रांसीसी किस्म के स्कूल खुले, फ्रांसीसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का दबाव नीति निर्माताओं द्वारा, कुछ का विचार था कि छोटी कक्षाओं में वियतनामी और बड़ी में फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाए। पांचवा, किताबों में फ्रांसीसियों और औपनिवेशिक शासन का गुणगान, वियतनामियों को आदिम और पिछड़ा दर्शाया जाता जो बौद्धिक कार्य करने के लायक नहीं है। और अगला पॉइंट है इसमें,
1907 में पश्चिमी शिक्षा प्रदान करने के लिए टोकन फ्री स्कूल खोला गया। स्कूल छात्रों को पश्चिमी शैली को अपनाने के लिए उकसाता था, विद्यार्थियों को जानबूझकर फेल करना ताकि वे अच्छी नौकरियों की योग्यता प्राप्त ना कर सकें। पुस्तकों और पाठ्यक्रम का शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा विरोध हुआ। शिक्षा के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे उपनिवेशवाद के विरोध और स्वतंत्रता के हक में चलने वाला व्यापक आंदोलन बन गया। टोकन फ्री स्कूल खोलने का उद्देश्य फ्रांसीसी वियतनामियों को पश्चिमी ढंग की शिक्षा देना चाहते थे। विज्ञान, स्वच्छता, फ्रांसीसी भाषा और साहित्य शामिल थे। कक्षाएं शाम को लगती थीं, इसके लिए फीस अलग देनी होती थी। बच्चों को छोटे छोटे बाल रखने के लिए सलाह दी जाती थी। 8वां क्वेश्चन है, चीन में शुरू हुए पूर्व की ओर चलो आंदोलन की क्या विशेषताएं थीं? इसका आंसर है नंबर 1, 20वीं सदी के शुरू में चीन में शुरू हुआ। 300 वियतनामी विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जापान गए। वियतनाम से फ्रांसीसियों को निकालना, जापानियों से हथियार व समर्थन की मांग। वियतनामी विद्यार्थियों ने टोक्यो में रेस्टोरेशन सोसाइटी की स्थापना की। 9वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के लिए वियतनाम के संघर्ष में महिलाओं की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो इसका आंसर है नंबर 1, 1960 के दशक में पत्र पत्रिकाओं में दुश्मन से लोहा लेती औरतों की तस्वीरें छपने लगीं। नंबर 2, योद्धा के रूप में ही नहीं बल्कि कामगारों के रूप में भी पेश किया गया। बूढ़ी या जवान औरतों को निस्वार्थ भाव से देश की रक्षा करते दिखाया गया। और 10वां क्वेश्चन है, हो ची मिन्ह मार्ग की 4 विशेषताओं का वर्णन करें। तो हो ची मिन्ह मार्ग की 4 विशेषताएं। नंबर 1, इस मार्ग पर सड़कों का एक बड़ा जाल है जो पड़ोसी देशों से जोड़ता है। फुटपाथों और सड़कों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से सैनिक व रसद सामग्री भेजी जाती थी। इन मार्गों पर जगह जगह छोटे सैनिक अड्डे व अस्पताल बने थे। माल ढुलाई का काम कुली करते थे। 11वां क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों द्वारा प्लेग की समस्या को हल करने के लिए कौन से कदम उठाए गए? तो इसका आंसर है नंबर 1, 1902 में चूहों को पकड़ने की मुहिम शुरू की गई। चूहे के बदले इनाम दिया जाने लगा। इनाम के चक्कर में चूहे पकड़ते और छोड़ देते। हनोई नगर में सफाई अभियान हुआ। तो दोस्तों, इस प्रकार इस चैप्टर में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल स्टडी होम अवश्य सब्सक्राइब कर लें। हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।